यहाँ से देखते हैं आज के लेक्चर में समरीज ऑफ मेंडल अकाउंट, है ना। जो भी हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखे, यहाँ पे समरी से देखते हैं अपन, है ना। लास्ट लेक्चर में थोड़ा टेक्निकल इशू था, इसको ढंग से देख नहीं पाए थे अपन, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो, कल आपको बताया दिया था, ये टेबल में क्या आपको दिख रहा है, एक साइड में आपका नंबर ऑफ ट्रेट है ना। दूसरे में आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट, मतलब मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है। तीसरा आपका दिखा रहा है टाइप्स ऑफ गैमिट, उसका फॉर्मूला है। चौथा आपका नंबर ऑफ जाइगोट या इंडिविजुअल कितने बनेंगे उसका है। नंबर ऑफ फेनोटाइप, नंबर ऑफ जेनोटाइप, एंड फाइनली फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो देखो पहला क्या आपका, हमने एक कैरेक्टर लिया, कितना, एक, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेट कितना हमारा, एक। तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं अपन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसमें गैमिट निकालने का तरीका क्या है, जितने भी, सिंपल सी बात है, जितना आपका नंबर ऑफ ट्रेट होगा ना उसको बस यहाँ पे बिठा दो। 2n n = 2 हो गया नंबर ऑफ ट्रेट, हेट्रोजाइगस ट्रेट, है ना। यह आपका गैमिट बता देगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम आपको किसका निकालना है, नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। इसमें क्या करना अपन को, गैमीट का स्क्वायर, कितने गैमीट बन रहे हैं उसका स्क्वायर कर लो। तो मोनो हाइब्रिड में कितने गैमीट है, तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब आपको कितने इंडिविजुअल मिलने चाहिए, इसमें 4 मिलने चाहिए, ठीक है। अगला नंबर ऑफ फेनोटाइप, इसका भी क्या फॉर्मूला, 2n, है ना। यहाँ पे भी n = नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल आपका आएगा यहाँ पे क्या, 2 to the power 1 करेंगे = 2, मतलब दो फिनोटाइप आएगा। आपने देखा था टॉल और ड्वार्फ, दो ही आया था ना। बताओ, हाँ, आगे देखो। तीसरा देखो क्या दिया हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो, दैट इज 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। और जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा आपका, 1:2:1। एग्जैक्टली सेम तरीके से अब किसका देखना है, अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब दो कैरेक्टर लिया आपने, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 to the power n, क्योंकि आपने दो कैरेक्टर लिया, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ गैमिट्स, 4, है ना। तो नंबर ऑफ गैमिट निकाल लिया आपने। नंबर ऑफ जाइगोट निकालने का मैंने बताया था कि आपको, कि गैमिट का स्क्वायर कर दो, है ना। तो गैमिट अगर 4 मिले तो नंबर ऑफ जाइगोट या नंबर ऑफ ऑप्शन कितने बनेंगे आपके, 16, है ना। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आएगा, 2n, फिर से दो कैरेक्टर है तो कितने होंगे, 4। और फिर आपको पता है नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो जितने कैरेक्टर है उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दो कैरेक्टर लिया हमने यहाँ पे, 9 हो गया। और फिनोटाइपिक रेशियो का क्या है, 3:1 का होल स्क्वायर कर दो, और जीनोटाइपिक का 1:2:1 का स्क्वायर कर दो। एग्जैक्टली सेम तरीके से आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा सब ये, चलिए बताओ। चलो आगे देखो। फिर हमने देखा था एक बहुत ही बेहतरीन मेथड इसका गैमिट फॉर्मेशन का, कि कैसे आप गैमिट को फॉर्म कर सकते हो। तो जो गैमिट फॉर्मेशन के लिए मेथड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, डेट वाज फॉर्क लाइन मेथड, है ना। इसमें करना क्या था, दो रूल क्या था आपका, कि हमेशा किससे शुरू करना था हमें, ऑलवेज स्टार्ट विथ हेट्रोजाइगस कंडीशन, पहला था ये। और दूसरा क्या, नो ब्रांचिंग फॉर होमोजाइगस कंडीशन, है ना, यही था ना। जल्दी बताओ। तो पहला रूल क्या था आपका, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेट्रोजाइगस कंडीशन, है ना। और दूसरा था नो ब्रांचिंग फॉर होमोजाइगस कंडीशन। तो टाइप्स ऑफ गैमिट और नंबर ऑफ गैमिट का फॉर्मूला अभी आपने देखा, 2 to the power n। n रिप्रेजेंट्स क्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगेट्स और हाइब्रिड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेके देखा आपने, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसमें कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रहा है आपको, एक, दो, दो दिख रहा है ना। तो नंबर ऑफ गैमिट्स कितने बनेंगे, 2 to the power 2, कितने बनेंगे, 4, ठीक है। तो गैमिट ऐसे निकालना है अपन को। तो गैमिट आपके 4 बन गए, वहां पे दिखा हुआ है। आगे देखो, अगला फॉक लाइन मेथड से कैसे इसको निकालना था मैंने आपको बता दिया था। जैसे मान लो आपके पास आया आई हाइब्रिड क्रॉस है आपका, है ना। दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो पहले तो आप नंबर ऑफ गैमिट्स बना लो, 4 आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या था निकालने का इसका, फॉक लाइन मेथड से। सिंपल सा क्या किया था हमने, RRYY, मतलब सिंपल सा, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो RR और Y को क्या कर देंगे बेटा, दोनों जगह पे क्या करेंगे, ब्रांचिंग। याद है सबको, बोलो। तो सिंपल सा तरीका ब्रांचिंग कर देंगे। चलो, उस दिन बताया था मैंने आपको, फिर से आप देख लो, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया था, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इसको, ठीक है। आप लोग खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक हमने ले लिया AABBCD, चलो गैमिट बना के दिखाओ, जल्दी बताओ कैसे बनेगा। पहले तो ये बताओ, बताओ कितने गैमिट्स बनेंगे बेटा इसमें,
कितने टोटल गैमेट्स बनेंगे, पहले नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ। 6 बनेंगे नंबर ऑफ गैमेट्स। अच्छा 6 कैसे बनेगा भाई? अच्छा कैरेक्टर को डबल करना था। सबसे पहली बात कि 6 तो किसी कंडीशन पे आ नहीं सकता है। नहीं नहीं, इसको बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स के गुरु ध्रुव देसाई, 2 टू द पावर अगर 3 करेंगे बेटा तो कितना होगा? 6 तो पहले होगा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है वो, है ना। तू ऐसे मत मल्टीप्लाई कर दिया कर 2 इंटू 3 इंटू 6, गलत हो गया सबसे पहले तो। ये तो बेसिक बात है, चलो हटाओ। दूसरी बात, यहाँ पे 6 बन ही नहीं सकता। क्या बताया मैंने आपको? नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 टू द पावर n। n इज रिप्रेजेंटिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन, हाइब्रिड, है ना। कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन इसमें? 1 2, दो ही है ना, दो ही है ना। तो इसके क्या होंगे? 2 टू द पावर 2 इक्वल टू कितने गैमेट बनेंगे? 4। ये तो पहली बात हो गई, गैमेट बनाने का सीखो। n वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगस कंडीशन को देखेंगे, अगर ये भी ना समझ में आया तो याद रखना F1 प्रोजेनी को देख के गैमेट बनाने का। F1 तो सब बना लेता है, चलो ठीक है। आगे देखो, अब इसका हमें फॉकलाइन मेथड से निकालना है। आपको क्या बताया था रूल, क्या याद रखना आपको? ऑलवेज स्टार्ट्स विथ विच कंडीशन? हेट्रोजाइगस कंडीशन। किसी से शुरू कर सकते हो आप, कैपिटल बी स्मॉल बी ले लो, कैपिटल सी स्मॉल सी, किसी से ले लो। मैं शुरू कर रहा हूँ बी से, चलो। तो हमने फॉकलाइन मेथड में बनाना शुरू किया, कैपिटल बी स्मॉल बी, नो ब्रांचिंग फॉर होमोजाइगस कंडीशन। चलो ए को ले लेते हैं, यहाँ पे ए आएगा बेटा, यहाँ पे भी क्या आएगा? ए। क्लियर है? जल्दी बताओ। फिर ब्रांचिंग कर देंगे सी के लिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल सी स्मॉल सी। चलो बन गया हमारा गैमेट। क्या बना बेटा, जल्दी बताओ? पी ए सी। देखो पी ए सी बनेगा, लेकिन मोर प्रॉपर क्या दिखेगा? मोर प्रॉपर क्या दिखेगा, जल्दी बताओ? ए बी सी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखो, कोई गलत नहीं है। आप बी ए सी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ए बी सी थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है, इसलिए मैंने लिखा है इसको ए बी सी। चलो दूसरा गैमेट क्या बनेगा? ये पहला ये बना आपका, सेकंड देख लो ना, ए बी सी, ए बी स्मॉल सी। क्लियर है बेटा? तीसरा, सर तीसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और चौथा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यही होगा 4। जल्दी बताओ। तो गैमेट कैसे बनाने का? हमेशा शुरुआत करना है हेट्रोजाइगस कंडीशन से, और जो होमोजाइगस कंडीशन है उसका ब्रांचिंग नहीं करना, सीधा सीधा ऊपर नीचे लिख देना उसको। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? चलो, तो जब समझ में आया तो आगे बता दो, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका, चलो ले लेते हैं अपन, ए ए बी बी सी सी, ये स्मॉल सी है, ये दोनों क्या है आपका? स्मॉल सी, ठीक है। के बाद डी डी। चलो बताओ, इसका बताओ नंबर ऑफ गैमेट्स पहले बताओ कितने बनेंगे? नंबर ऑफ गैमेट्स पहले बोलो। फिर 6 बोल रहा है तू, उठा के फेंक दूंगा तेरे को, है ना। 6 6 बोल रहा है बार बार। हाँ ठीक है। देखो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे बेटा? देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन 1 2, दो ही दिख रहा है ना, दो ही दिख रहा है हेट्रोजाइगस। तो नंबर ऑफ गैमेट्स पक्की बात है कितने होंगे इसमें? 4 ही बनेंगे। चलो, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ विच कंडीशन? हेट्रोजाइगस। चलो पहला ही ले लेते हैं, हेट्रोजाइगस हमारा है ए ए। क्लियर है बेटा? दूसरा देखो बी बी और सी सी दोनों क्या है? हेट्रोजाइगस नहीं है, दोनों का ब्रांचिंग नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे ऊपर नीचे। बी बी, ऊपर किसको लिख दिया बेटा? सी सी। क्लियर है? जल्दी बताओ। टी में हेट्रोजाइगस है तो इसको ब्रांचिंग कर देंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे भी आएगा कैपिटल डी स्मॉल डी। देखो बेटा गैमेट बना ले, पहला बोलते जाओ सर, ए बी स्मॉल सी कैपिटल डी। दूसरा सर, ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तीसरा, ए बी स्मॉल सी कैपिटल डी। चौथा, ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी। यही होगा बेटा? जल्दी बताओ, होगा कि नहीं? तो इस तरह से इसको गैमेट बनाने का, सिंपल सी बात है। अपन शुरुआत करेंगे किस कंडीशन से? हेट्रोजाइगस से, और जहां भी होमोजाइगस दिख देना उसको ऊपर नीचे बस लिख देना है, उसका ऐसे ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग नहीं करेंगे उसका। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? दीपल, कर्तबी, मुकुल, श्रुति, चलो ठीक है। तो ये होप आपको ये समझ में आया। आगे देखते हैं अपन अब। तो
तो सारे क्रॉस का आपको बहुत आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो यही क्वेश्चन अपने करा था एक, देखो इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी बताया था आपको, ये क्वेश्चन हमने करा था बेटा, इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग, पहला क्वेश्चन क्या था, नो डोमिनेंट अलील। एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में एक गैमेट में क्या पॉसिबिलिटी है एक भी डोमिनेंट अलील ना होने की, दूसरा एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील, तीसरा ओनली वन डोमिनेंट अलील। तो पहले तो हमने क्या किया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का लिख लिया हमने एक, है ना, इसके हमने नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल लिए 8 होंगे, फिर फॉक लाइन मेथड करा हमने और सारे निकाल लिए क्या, पॉसिबल गैमेट्स। क्लियर है बेटा, निकाल लोगे सबके सभी, है ना, अब तो निकाल लोगे आराम से गैमेट्स। अब देखो हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नो डोमिनेंट अलील, मतलब जिसमें एक भी डोमिनेंट अलील नहीं हो, आपको एक ही कंडीशन दिखेगा, कौन, लास्ट वाला, इसमें तीनों रिसेसिव है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्लियर है, तो 1/8 टोटल 8 गैमेट है हमारे पास, उसमें से एक बस ऐसा है जिसमें एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है। दूसरा क्या बेटा आपका, एटलीस्ट वन, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, मिनिमम कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए, मिनिमम एक होने चाहिए। चलो देख लेते हैं, इसमें भी है सर, है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना, इसमें भी है, सब में है, एक कंडीशन को छोड़ दो, किसको, लास्ट वाले को, है कि नहीं, जल्दी बताओ, आके सब में एक तो दिखेगा आपको अलील डोमिनेंट, तो हो गया 7/8। ओनली वन, जिसमें केवल एक ही हो, तो पहले वाला तो ऐसा ही खारिज हो गया, ये इसमें रिजेक्ट किया इसको हमने, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है, दूसरे में भी एक से ज्यादा है कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ, तीसरे में भी एक से ज्यादा है, ये भी गलत हुआ, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें एक ही है, यहाँ पे एक दिख रहा है जिसमें एक ही है, और यहाँ पे दिख रहा है एक ही है, तीन कंडीशन में आपको दिख रहा है, ठीक है, तो सी का आंसर क्या होगा, 3/8। क्लियर है, क्लियर है सबको, चलो, तो इतना तो हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था। अब हमारा शुरू हो गया, देखो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लिया था और हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देख लिया था, ठीक है, देखा था ना दोनों, चलिए बताओ, मोनो और डाई, चलो, तो देखा था, तो आप मेरे को बताओ जरा, मोनो, इधर आपको बताना है फेनोटाइपिक रेशियो, और एक जगह बताना है आपको जीनोटाइपिक रेशियो, है ना, जिससे पूछूं वो बताएगा, जिससे पूछूं वो बताएगा। आ, श्रुति बेटा बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, श्रुति, मोनो हाइब्रिड क्रॉस 3:1, ठीक है, इसमें 3 क्या था, टॉल, और 1 क्या था, ये देखो ये हमने हाइट को लिया है, आप कुछ भी इसमें, आप जो एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट करोगे जो कैरेक्टर वहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, हमने जिसको लिया है उसको देख रहे हैं यहाँ पे। चलो बताओ ध्रुव, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है, 1 क्या था इसमें, कैपिटल टी, यह वाला क्या था, स्मॉल टी, और बीच वाला 2 क्या था आपका, चलो ठीक है, आगे जिससे पूछू वो बताएगा। देवराज, टाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, देवराज बताओ, टाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, सिमरन, सिमरन डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, रिद्धि, 9:3:3:1, चलो देखते हैं, तुमने सही बोला, हिमांशु क्या सही बोला इसने, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 था, मैसेज कर दो, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैसेज कर सकते हो आप, यू कैन टेक्स्ट, बताओ हिमांशु, सही है गलत है, कुंज पारेख आप बताओ, सही है गलत है, फिनोटाइपिक रेशियो बोलो,
नित्या नित्या गोस्वामी। चलो तुम सब जो भी जिनका भी नाम लिया लेक्चर से बाहर हो जाओ जल्दी से, सबको रिमूव कर रहा हूँ मैं। पढ़ के आओ तो ही क्लास में बैठोगे, नहीं तो लेक्चर से बाहर हो। देवराज धोबी तुम बाहर हो रहा है। जो है तुरंत निकल जाओ, जो जिसको जिसका नाम लिया और जिसने आंसर नहीं किया लेक्चर से अपने आप बाहर हो जाओ, नहीं तो मैं निकालूंगा। जल्दी। किसका किसका नाम लिया था मैंने? रिद्धि ने आंसर किया था। कुंज पारेख अभी बोला। तो बेटा ये बोलने के बाद नहीं, पहले बोल दिया कर। और कौन कौन है भाई? जब पढ़ना नहीं है तो फिर लेक्चर में आके कोई मतलब नहीं है ना। अब बैठ के क्या मतलब है? टाइम पास करने के लिए थोड़ी लेक्चर हो रहा है। कौन कौन था इसमें? एक मिनट रुक जाओ। सिमरन माइक को अनम्यूट करो। सिमरन। आवाज आ रही है सिमरन? चलो जो आंसर नहीं किया बेटा सब जाएगा वेटिंग रूम में अब, क्योंकि तुम लोगों को बात समझ में आती नहीं है। कौन कौन थे और? हिमांशु मौर्य। चलो बताओ। मनीष, जो इसने बताया कि सर इसका 9:3:3:1 होता है, सही बताया गलत बताया? जल्दी बताओ। सही है। हमजा, हमजा तुम बताओ। देवराज धोबी तुम भी बाहर जाएगा। नहीं पढ़ने वाले के लिए क्लास में कोई जगह नहीं है बेटा। टाइम पास नहीं हो रहा है। आदिल, सही है रेशियो गलत है? जल्दी बता। जिसका ऑडियो काम नहीं कर रहा है मैसेज करेगा, टेक्स्ट करो। सर जीनोटाइप रेशियो है, देवराज धोबी ने आंसर किया। चलो ठीक है, देवराज धोबी को जीनोटाइप रेशियो लग रहा है। जल्दी, सही है? खुशी बॉन्डे, खुशी बॉन्डे सही है गलत है? जल्दी बोल। हाँ, जिसको ऑडियो नहीं जा रहा है आप मैसेज करो, नहीं तो ग्रुप से बाहर हो। नियति पटेल सही है गलत है? नुपुर, नुपुर त्रिवेदी आप बताओ बेटा, सही है गलत है? प्रियंका, प्रियंका आंसर करो, सही है गलत है? जो जो आंसर नहीं करोगे बेटा क्लास से बाहर जाओगे, सिंपल सी बात है। तुमसे हाँ ना भी नहीं बोला जा रहा तो बाहर ही होगे तुम। खुशी शाह तुम बताओ, सही है गलत है? फिनोटाइपिक है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशियो फॉर्मूला क्या है उसका जीनोटाइपिक रेशियो का? हाँ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या था? ये बताओ। वो तो ठीक है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर है, लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या था?
अलग, क्या होगा आंसर? वो तो ठीक है, रेशियो बता दो बस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था? अरे मतलब दिमाग से पैदल हो सबके सब, ऊपर लिखा नहीं हुआ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो? लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ये बताओ? तो देख के भी तो बताओ कम से कम। अजीब कंडीशन है भाई, टाइम पास करने के लिए आते हो क्या लेक्चर में तुम लोग? कल से याद रखो, लेक्चर में पढ़ के आओगे तो लेक्चर में बैठना, नहीं तो क्लास में मत आना। कल से पूछूंगा बाहर कर दूंगा, जो भी नहीं आंसर करेगा घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा। सिंपल सी बात। अपन यहाँ पे एनर्जी वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं कि फालतू बच्चों को बिठा के पढ़ाई इधर। पढ़ने लिखने का अगर है तरीका तो आओ, नहीं पढ़ना लिखना है तो फिर लेक्चर से बाहर रहो। चलो आज तो एडमिट कर ले रहा हूँ मैं सबको। जिनको भी बाहर किया था लेक्चर से, याद रखो कल से पढ़ के आना। नहीं आओगे पढ़ के, बाहर करूंगा मैं कल से। मैं दो बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ने वाला होगा उसको पढ़ाऊंगा। बाकी लोग बाहर ही रहना ग्रुप से। तो या तो पढ़ के आओ, नहीं तो लेक्चर में मत आओ। चलो देखो, मोनो हाइब्रिड का क्या क्रॉस था आपका? फिनोटाइपिक क्या था? 3:1। और जीनोटाइपिक क्या था? 1:2:1। ठीक है। देखो, पढ़ोगे तब ना, जब थोड़े बहुत अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होगी कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। घर पे बैठ के खाना मिल रहा है, पापा के पैसे बर्बाद करना है, बस आके क्लास में बैठ जाना है पापा को सेटिस्फैक्शन देने के लिए कि बेटी मेरी पढ़ाई करे, बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है। अरे ऐसे पढ़ाई नहीं हो तो लाइफ में कुछ करना है ना जाके, उसके लिए पढ़ो ना, खुद के लिए। दूसरों को दिखाने के लिए और मम्मी पापा को सेटिस्फाई करने के लिए हाँ मेरी पढ़ाई हो रही है, इसके लिए मत पढ़ो। बेसिक बातें, मतलब इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हाँ ऊपर लिखा हुआ है 1:2:1, इसी का स्क्वायर होगा, तो देख के भी तो बता दो कम से कम। चलो, तो आपका क्या डाई हाइब्रिड का क्या आपका 9:3, ये है आपका फिनोटाइपिक, है आपका जीनोटाइपिक। किसी का भी पूछेगा स्क्वायर करते चले जाएंगे, है ना? आगे देखो, चलो छोड़ो। हाँ, चलो देखो, यहाँ देख रहे थे अपन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? जिसमें देखना आप रूल्स बोल लो, प्रिंसिपल बोलो, लॉ ऑफ बोल लो, जो सारी बात एक ही है ना? इनहेरिटेंस ऑन बेसिस ऑफ, आपको बताया था मैंने, दो क्रॉस किया था मेंडल ने। पहला कौन सा था? मोनोहाइब्रिड, है ना? दूसरा कौन सा था? हाइब्रिड। सिमरन लेक्चर के बाद कॉल करेगी तुम, लेक्चर जैसे ही ओवर होगा कॉल करेगी मेरे नंबर पे तुम। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, ठीक है? दो क्रॉस हुआ था आपका मेंडल का, एक मोनो और एक डाई। मोनो में सिंगल कैरेक्टर, डाई में 2 कैरेक्टर, ठीक है? देखो आप, इसमें अपन देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था? पहला आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद है ना? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो लॉ दिया था, लॉ ऑफ आपका डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? तो देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आपको लगभग बता ही चुका हूं मैं पहले भी, फिर से यहाँ पे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट है उसमें 3-4 बातें लिखी हुई है, एक एक लाइन को समझना है। 2019 बोर्ड एग्जाम में से एक क्वेश्चन आया था, बताऊंगा आपको क्या था। चलो, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, आपको बता दिया था। जितने भी कैरेक्टर हमारे बॉडी में, सबके लिए हमारे अंदर क्या जीन होगा ना, हर कैरेक्टर के लिए। इसको मेंडल क्या बोलता था? मेंडल क्या बोलते थे इसको? फैक्टर, ठीक है? तो पहला पॉइंट यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। दूसरा, फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, आपको पता है कि फैक्टर हमेशा पेयर में होता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पे होता है। एक मदर साइड से होगा, एक किधर से होगा? फादर साइड से। ये 3 फॉर्म में हो सकता है ऐसे, है ना? तो फैक्टर हमेशा, जीन हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, वन फ्रॉम मदर साइड एंड वन फ्रॉम फादर साइड, ठीक है? तीसरी बात, यहां से देखो, यही मेन पॉइंट है इसका। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, डिसिमिलर मतलब इसकी बात हो रही है, कैपिटल टी तो सिमिलर हो गया, है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या हो गया बेटा? ये डिसिमिलर हुआ, और स्मॉल टी क्या हो गया आपका? सिमिलर हो गया।
तो किसकी बात चल रही है लॉ ऑफ डोमिनेंस में? डिसिमिलर फैक्टर, है ना, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले की बात हो रही है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको पता है ओनली वन इज डोमिनेंट दैट इज कैपिटल टी एंड द अदर इज रिसेसिव दैट इज स्मॉल टी। वही लिख रहा है देखो, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन इज एबल टू express itself and is called dominant factor and the other which did not express itself is called recessive factor। क्लियर है यहाँ? जल्दी बताओ। चलो आगे देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल के लिए था, आपने देखा F1 में सबके सब क्या थे? टॉल ही थे, क्योंकि कैपिटल टी वाला खुद को एक्सप्रेस किया था और स्मॉल टी वाले के एक्सप्रेशन को मास्क किया था। इसीलिए जब भी डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होगा इसमें कोई एक डोमिनेंट होगा, दूसरा आपका रिसेसिव होगा। डोमिनेंट किसको बोलेंगे? जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव किसको बोलेंगे? जिसके एक्सप्रेशन को क्या कर दिया जाएगा? मास्क कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? बताओ। चलो आगे देखो, इट इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द पैरेंटल ट्रेट इन F1 हाइब्रिड एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पैरेंट इन F2 जनरेशन। ठीक है, देखो आप, यह लाइन आपको यहीं आया हुआ था, किसमें? 2019 के गुजरात बोर्ड में यही आया था। ये लाइन दे दिया था और बोला था कि यह लाइन किस लॉ के लिए लिखा हुआ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, है ना। बच्चे सब गलत करके आ गए थे इसमें। यह लाइन क्यों गलत करके आ गए थे? सबको क्या लगा कि F1 जनरेशन के बारे में लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बिल्कुल उसके बारे में है, लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड करना है अपन को। क्या देखो, इट इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द पैरेंटल ट्रेट इन F1 हाइब्रिड। पक्की बात है, F1 हाइब्रिड में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है आपका? कि एक आपका डोमिनेंट है, दूसरा क्या है? रिसेसिव है। F1 में तो बताता है, लेकिन क्या F2 में नहीं बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस है? बताता है ना। F2 में भी क्या आया था आपका? 3:1। 3:1 में क्या था आपका? याद करो तो रेशियो, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे भी तो बता रहा है ना, सेम चीज बता रहा है कि नहीं? बता रहा है ना। तो यहाँ पे ये लाइन को ध्यान रखोगे आप कि इट इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द पैरेंटल ट्रेट इन F1 हाइब्रिड एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पैरेंट इन F2 जनरेशन। दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है। देखो F2 में ढंग से देखो तो टॉल भी है और दूसरा कौन है बेटा आपका? ड्वार्फ भी है कि नहीं? तो दोनों पैरेंट का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं F2 में? टॉल का भी, ड्वार्फ का भी। इस लाइन को ध्यान रखना। अगर यह लाइन लिख के पूछे यह कौन सा लॉ बताता है तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें गलत करने के चांसेस नहीं होने। आगे देखो, अगला पॉइंट देखो, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 इंटू F2 जनरेशन। यही लॉ ये भी बताता है कि F2 जनरेशन में क्या आ रहा है आपका? 3:1, मतलब 3 टॉल और एक क्या आ रहा है आपका? रिसेसिव। ये चारों लाइन अगर कहीं भी लिख दे, कहीं भी लिखे, पक्की बात है सब किसके पॉइंट से है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के। याद रखने का। चलो याद यहां से रखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, या बोल सकते हो इज नॉट यूनिवर्सल। आपको बताया था 3 लॉ अपन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो लॉ ऑफ, जो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो दोनों यूनिवर्सल नहीं है। एक ही लॉ यूनिवर्सल है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सर, यूनिवर्सल नहीं है मतलब क्या है? मतलब इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे? एक्सेप्शंस है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस। जैसे आप पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो अभी मेंडल ने क्या बोला था कि भाई F1 में किसी एक पैरेंट का कैरेक्टर आएगा। जैसे कि आपने देखा था कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, F1 में किसी एक ही पैरेंट का आया था कि नहीं? टॉल सारे थे। इनकम्प्लीट में देखोगे ना इसका आएगा ना उसका आएगा, बीच का कुछ आ जाएगा, इंटरमीडिएट। इस लॉ का वायलेशन हो गया कि नहीं? इस लॉ को अपोज कर दिया कि नहीं, है ना। इसके एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए इस लॉ को अपन यूनिवर्सल नहीं मानते, बिकॉज इट हैज सम एक्सेप्शंस। दूसरा था आपका देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दोनों का मतलब अलग अलग है। एक को बोल रहे हैं अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसके लिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब क्या है देखो, बहुत क्लियर लिखा हुआ है इसमें। व्हेन अ पेयर ऑफ अलील आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड, ध्यान दो, व्हेन अ पेयर ऑफ अलील आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। वह जब हम एक पेयर ऑफ अलील को F1 हाइब्रिड में लेके आते हैं, तब बताऊंगा कैसे लेके आते हैं, मतलब क्या है। दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग विथ ईच अदर एंड
सेपरेटेड एंड सेग्रीगेट कंप्लीटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। देखो बेटा इस लाइन का मतलब समझो, बहुत आसान लॉ है ये, ठीक है, कुछ इसमें है नहीं। आप ढंग से देखोगे क्या बोला, देखो हमने एक्सपेरिमेंट कर लेना है। ये देखो F1 में क्या आ गया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आएगा, जल्दी बताओ। तो हमने क्या किया, एक पेयर ऑफ अलील को जब साथ में लेके आया F1 में, F1 में साथ में है ना दोनों, ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ में है अभी, ठीक है। यह दोनों जब साथ में है ना, यह दोनों बिल्कुल मिक्स नहीं करता है आपस में, दोनों सेपरेट होता है ना। मिक्स मतलब क्या हो गया कि यह कैपिटल टी, आप देखते हो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये कैपिटल टी अलग हो जाता है कि नहीं स्मॉल टी से, जल्दी बताओ। यह अलग गया, यह अलग गया, ऐसा ही होता है, जल्दी बताओ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि F1 में यह दोनों साथ साथ रहा, बिल्कुल साथ साथ रहा, पास में है ना, लेकिन फिर भी दोनों में क्या हुआ, नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, है कि नहीं, जल्दी बताओ। साथ अगर मिक्सिंग मतलब क्या, अगर ये मिक्स हो जाता, मतलब अगर आप गैमीट बनाते, मिक्स मतलब क्या, तब ये दोनों को साथ में आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, आई बात समझ। लेकिन ऐसा आता है क्या गैमीट में, गैमीट हमेशा कैसा होता है आपका, हैप्लॉइड, है ना। यह क्या कैरेक्टर दिखा रहा है आपका, डिप्लॉइड। तो गैमीट में देखो दोनों अलग अलग बट गया, हाफ इधर आया हाफ इधर आया, मतलब तो इसका यही है ना कि हाँ ये साथ में था लेकिन दोनों मिक्स नहीं हुआ, तभी तो दोनों सेपरेट हुआ अलग आके, है कि नहीं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब F1 में दोनों साथ में रहा, फिर भी इसमें कोई मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं हुआ, और जब गैमीट बनाने की बारी आई तो दोनों अलग अलग सेग्रीगेट या सेपरेट हो गया, आधा एक गैमीट में चला गया आधा दूसरे में चला गया, आई बात समझ, बोलो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन। मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, जो लिखा हुआ था कि जब आप F1 में देखोगे तो एक अलील क्या है, दोनों अलील क्या है, साथ में है, वो साथ में है, बट देयर इज नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, दोनों मिक्स नहीं हुआ। मिक्स नहीं हुआ कैसे पता चला, अभी तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दोनों अलग अलग सेपरेट हुआ, मिक्स होता तो दोनों हमेशा साथ साथ चलता हर जगह। ऐसा होता है क्या गैमीट फॉर्मेशन में, नहीं होता है। जिसको ये नहीं समझ में आया, मेल फीमेल का याद कर लेना, यहाँ पे भी तो सेम कंडीशन है, ये वाला, ये दोनों साथ में है, लेकिन जब गैमीट बनता है तो आधे एग में क्या आता है, यह वाला एक्स, आधे में ए, आधे स्पर्म में कौन आता है, एक्स, आधे स्पर्म में कौन आता है, वाई, है ना। तो है साथ में लेकिन फिर भी दोनों क्या है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है, मिक्सिंग नहीं हुआ। और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया, सेपरेट हो गया, एक 50% में जाएगा दूसरा अगले 50%। क्लियर है, चलिए बताओ, सबको क्लियर है। देखो व्हेन अ पेयर ऑफ अलील आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड, दे रिमेन टुगेदर, रहेगा साथ में लेकिन मिक्सिंग नहीं होगा, एंड सेपरेटेड और सेग्रीगेट कंप्लीटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा, आगे देखो, यही दिखा रहा है यहाँ पे देखो, F1 में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोनों अलग अलग हो गया, दे डिड नॉट ब्लेंड एंड आर सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट अब क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो देख लिया, यहाँ सर F1 में दोनों साथ में रहता है, लेकिन जब गैमेट बनाना होता है तो दोनों अलग अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन, मतलब दोनों अलील सेपरेट हो गया इंडिपेंडेंटली। अगला है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ईच गैमेट इज प्योर इन इटसेल्फ, दोनों गैमेट क्या है, प्योर है, साथ में रहते हुए भी। देखो आप कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों साथ में है ना, दोनों साथ में है ना, लेकिन अभी भी कैपिटल टी किसके लिए होगा, टॉल के लिए, स्मॉल टी किसके लिए होगा, ड्वार्फ के लिए, होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि अब स्मॉल टी टॉल हो जाएगा और कैपिटल टी ड्वार्फ हो जाएगा, दोनों में अपने आप में प्योर है। और ये प्योर कैसे है, क्योंकि दोनों का कोई मिक्सिंग नहीं हुआ है ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, कि दोनों F1 में साथ है लेकिन फिर भी दोनों प्योर है, मतलब दोनों अपने अपने कैरेक्टर को अभी भी क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करेगा। कैसे पता चला, वहां पे तो सर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन अगले जनरेशन में स्मॉल टी दिखाया कि नहीं अपना एक्सप्रेशन, दैट इज ड्वार्फ, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम बोलते, अगर कोई सोच रहा होगा कि सर F1 में तो टी स्मॉल टी दिखाता नहीं है, टॉल हो जाता है, अगर ये टॉल हो जाता तो F2 में भी सबके सब कैसे होने चाहिए थे, टॉल, F2 में जाके कैसे हो गया है ड्वार्फ, मतलब क्या है, ये साथ में रहने के बाद भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा, कैपिटल टी अभी भी टॉल के लिए ही है, स्मॉल टी अभी भी किसके लिए है, ड्वार्फ के लिए है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी, मतलब साथ में भी रखे प्योर है, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को ही मेंटेन रखा हुआ है, फिक्स नहीं। क्लियर है बेटा, चलो, दिस लॉ इज यूनिवर्सल, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इस लॉ को क्या बोलते हैं अपन, बताओ, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो कोई पूछे विच लॉ इज यूनिवर्सल तो क्या बोलोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
चलो तीसरा देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। जो बातें मैंने बताई ना, उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है थियरी के फॉर्म में, पढ़ लिया हमने, बस उसको रिवाइज समझो आप, ऐसा हो रहा है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट, तो किसको एक्सपोज कर रहा है, ड्वार्फनेस को, स्मॉल टी की बात हो रही है, इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ, ब्लेंडिंग होता तो पक्का स्मॉल टी ड्वार्फ को ना दिखा के किसको दिखा रहा होता बेटा, टॉलनेस को दिखा रहा होता, जबकि F2 में भी क्या दिखा रहा है, ड्वार्फ ही दिखा रहा है। शुरुआत जब किया था हमने एक्सपेरिमेंट का, तो भी ये क्या दिखा रहा था, ड्वार्फ, है ना, बाद में भी क्या दिखा रहा है, ड्वार्फ। मतलब क्या कोई बीच में ब्लेंडिंग हुआ है क्या, रास्ते में कोई ब्लेंडिंग हुआ, कोई मिक्सिंग हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, वही बोल रहा है। From the above observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that, मतलब इससे हमें पता चलता है, when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। लाइन समझ में आई, पक्की बात है। ये पेरेंट है मान लो, अगर यह गैमेट बनाता, कैसे बनता है गैमेट आपका, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो दोनों अलील में से सिंगल अलील ही, कुछ में जाएगा कैपिटल टी और कुछ में कौन जाएगा बेटा, स्मॉल टी। वही तो बात लिख रहा है, इफ व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, द अलील्स ऑफ द पैरेंटल पेयर सेपरेट, ये पैरेंटल पेयर का जो अलील है सेपरेट हो गया, आधा एक में आधा एक में, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक है भाई, सब जानते हो, नहीं समझ में, एक्स वाई में ऐसे ही होता है ना, ये पेरेंट है, मियोसिस किया, आधा एक्सिस में आधा एक्सिस में, आधा एक्स में आधा वाई इसमें, ये सब जानते हो पहले से, वही बात है यहाँ पे। अ गैमेट कैरीज ओनली वन क्रोमोजोम ऑफ ईच टाइप एंड हेंस ओनली वन फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर। सही बात है, सही बात है, गैमेट में क्या होगा, एक ही क्रोमोजोम होगा ना बेटा, ये बात समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी है, तो बहुत सिंपल सी बात है। चलो ले लेते हैं, मेल पेरेंट है, इसी में गैमेट बना के देख रहे हैं अपन, ये अभी दोनों साथ में है, साथ में होकर भी दोनों में कोई ब्लेंडिंग नहीं है, इसमें मियोसिस करके अपन गैमेट बनाते हैं, आपको पता है। 50% स्पर्म में कौन सा क्रोमोजोम जाएगा, एक्स, 50% स्पर्म में कौन सा क्रोमोजोम जाएगा, वाई। मतलब क्या है, ईच गैमेट रिसीव्स ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स और ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द क्रोमोजोम, है कि नहीं। अभी तो ये 2n है और गैमेट कैसा हो गया, n हो गया, वही बात तो लिख रहा हूँ वहाँ पे लैंग्वेज में, ठीक है, यही बात लिख रहा है। ईच गैमेट कैरीज ओनली वन क्रोमोजोम ऑफ ईच टाइप and hence only one factor of a character. The segregation of alleles is a random process. मतलब ये जो गैमेट आपका सेग्रीगेट हो रहा है ना, रैंडम प्रोसेस है, कुछ इसके लिए मैकेनिज्म नहीं है। एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर अलील। पक्की बात है, दो है, 50% चांस क्या है, जैसे एक्स वाई में ही है, एक्स वाई में 50% स्पर्म का चांस है किसके होने का, एक्स का, और 50% में चांस किसका है होने का, वाई का, है कि नहीं, बताओ। इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टॉल capital T plants have the allele T and the gametes of the dwarf small t plants have the allele T. During fertilization of the two alleles, T from one parent through the pollen and T from the small t from the female parent through the egg are utilized to produce zygote that have one T allele and one small t allele, hybrid or heterozygous plant. अब इस बात को इतना मतलब लिखा है और इस बात एक ही लिख रहा है, क्या बोल रहा है, पेरेंट हमारे पास कौन है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट हो गया, ये गैमेट बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, मियोसिस, यही बात बोलना, पूरा लाइन का मतलब यही है, ये दोनों गैमेट बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसमें जो भी सारे गैमेट बनेंगे सब में कौन सा क्रोमोसोम होगा, कैपिटल टी, इसमें जो भी बनेंगे सब में कौन सा होगा, स्मॉल टी। दोनों फ्यूज हुआ, दोनों फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बना कौन सा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब एक गैमेट कहाँ से आया, मान लेते हैं मेल है एक फीमेल है, तो एक गैमेट कहाँ से आया, मेल से, मतलब एक क्रोमोसोम कहाँ आया, मेल से, और एक क्रोमोसोम कहाँ से आया, फीमेल से। इसी बात को तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया, यही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू alleles, T from one parent and small t from other parent comes and fuse with each other and forms a zygote, जिसमें क्या होगा, कैपिटल टी एन, है कि नहीं, बोलो। चलो आगे देखते हैं। टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 to the power n, बता ही दिया आपको, n क्या है आपका, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स और हाइब्रिड, ये बातें पहले बता दिया मैंने। चलो आगे देखते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो लॉ तो हमने देख लिया, कौन कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें मेन बात क्या था कि जब पेयर ऑफ डिसिमिलर ट्रेट होगा एक साथ, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें से एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा।
दूसरा देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कि दो जो अलील है साथ में रहते हैं लेकिन ब्लेंडिंग नहीं होता, उनका मिक्सिंग नहीं होता है, और जब गैमीट बनाना होता है तो दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा हम देख रहे हैं अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक किसके बेसिस पे दिया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो शुरू के दो लॉ थे वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड। अब एक किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या बोला। देखो इसको समझना बहुत आसान है। इसके बेसिस पे अभी बस थोड़ा सा ध्यान देना, अभी आपने पढ़ा था किसके लिए कि दो अलील आपस में सेग्रीगेट होते हैं, यही पढ़ा था ना आपने, यह दोनों एक दूसरे से अलग अलग सेग्रीगेट होगा इंडिपेंडेंटली। अब हमें डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना है, तो ऐसे ले लेते हैं अपन आर आर कैपिटल वाई, यही कैरेक्टर लिया था हमने, याद करो, राउंड एंड येलो है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अलील की बात ना करके किसकी बात कर लो, जीन की बात कर लो। यहाँ पे हमने क्या बोला, वन अलील सेग्रीगेट फ्रॉम अदर अलील इंडिपेंडेंटली, यही बोला ना। वन अलील मतलब कैपिटल टी सेग्रीगेट फ्रॉम स्मॉल टी इंडिपेंडेंटली, गैमीट में दोनों आधा आधा जाता है। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं तो ऐसे बात करेंगे, वन जीन फॉर वन कैरेक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम जीन फ्रॉम अदर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली। या देखो, यह किसके लिए है, कैपिटल आर स्मॉल आर किसके लिए है, राउंड के लिए। तो ये कैरेक्टर है कि नहीं, बताओ। यह किसके लिए है, कलर के लिए, येलो है ना। यह दूसरा कैरेक्टर है कि नहीं। इसमें बस यह करना है कि जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम जीन कंट्रोलिंग अदर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली, सिंपल। यहाँ पे अलील की बात कर रहे थे, यहाँ पे पेयर ऑफ अलील की बात करेंगे कि वन पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट फ्रॉम अदर पेयर ऑफ अलील इंडिपेंडेंटली, है कि नहीं। जल्दी बताओ बेटा, बोलो, सिंपल सी बात है। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, देखो ना, यह जीन किसके लिए है बेटा, शेप के लिए, यह जीन किसके लिए है, कलर के लिए। दोनों अलग अलग जीन है कि नहीं, एक शेप के लिए एक कलर के लिए। तो यही बता रहा है कि दो कैरेक्टर के लिए जो जीन होगा वो हमेशा एक दूसरे से अलग अलग सेग्रीगेट होगा इंडिपेंडेंटली, दोनों का मिक्सिंग नहीं होगा। बात समझ में आई, बोलो। वही बोला, देखो जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना, लोकेटेड ऑन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, पक्की बात है, दोनों अलग अलग क्रोमोजोम पे होंगे, है कि नहीं। आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन दियर सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन इसको बोल सकते हैं। वह क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन। ठीक है, देखो ना, ये आर आर वाई वाई है, इधर ये है, ये दोनों क्या होगा, आर आर सेपरेट फ्रॉम वाई वाई, अलग अलग दोनों का सेपरेशन होगा। ठीक है, तभी होता है, इसको बात को समझो थोड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, ये बता रहा हूँ। देखो हमने बोला आर आर वाई वाई, ये हमारा F1 मिल गया, F1 नहीं मिलता है ना, इसका सेल्फिंग करवाते हैं अपन। हमने बोला कि सर यह एक कैरेक्टर के लिए जीन है, तो किसके लिए है, शेप के लिए, और यह किसके लिए है, कलर के लिए, है ना। ये शेप के लिए है पहला वाला, और दूसरा कलर के लिए। तो कहना यहाँ ये है कि एक कैरेक्टर का जो जीन है, यह दोनों एक कैरेक्टर के लिए है, यह दोनों दूसरे के लिए है। एक कैरेक्टर के लिए जो जीन है वह दूसरे वाले कैरेक्टर के जीन से क्या होगा, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखो ना, गैमेट बनाते हैं, अब 4 गैमेट इसका बनेगा, बनता है कि नहीं, जल्दी बताओ क्या बनेगा। आर का किससे बनेगा, वाई के साथ, आर वाई। दूसरा क्या बनेगा, आर और स्मॉल वाई। तीसरा क्या बनेगा बेटा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा क्या बनेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये पता चल रहा है, ये बात तो हम पहले समझ गए थे कि ये अलील भी आपस में क्या होता है, अलग अलग सेग्रीगेट होता है, ये बात तो हम समझ चुके हैं पिछले में। सर यहाँ पे कैसे आप बोल रहे हो कि दोनों अलग अलग हुआ, अगर अलग अलग नहीं होता तो यह कॉम्बिनेशन कभी बन पाता क्या। मैं अगर बोलूँ यह दोनों साथ साथ में सेग्रीगेट होगा तो कभी भी आपको 4 गैमेट मिल पाता क्या, नहीं मिलता। देखो ना, अगर मैं बोलता कि दोनों साथ में जाता है तो कैसा गैमेट बनता, आर आर वाई वाई, यही गैमेट बनता ना। जल्दी बताओ कितने गैमेट बनते, एक ही बनते है ना, 4 गैमेट बन ही नहीं सकता था। कैसे पॉसिबल हुआ 4 गैमेट का बनना, तब एक दूसरे से अलग अलग सेग्रीगेट हो रहा है, ये दोनों आपस में तो हो ही रहा है। अलील का तो बता ही दिया कि 2 अलील भी आपस में क्या होता है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। यह चारों अपने आपस में अलग अलग है, तभी तो आर का मन हुआ तो वाई के साथ भी कंबाइन हो गया, इस आर का मन हुआ तो इस स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो गया, स्मॉल आर का मन हुआ तो कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हो गया,
स्मॉल आर का स्मॉल वाई से भी कंबाइन हो गया। ये सारे कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है? अरे सिंपल सी बात है, मान लो मैं किसी का हाथ पकड़ के चलूँ दोनों साइड से अगर मैंने हाथ पकड़ रखा है, दोनों को बांध के रखा है मैंने, वो किसी और से कंबाइन होगा क्या? नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसका बॉन्ड अफेक्ट होगा। लेकिन मान लो कि 4 आदमी है, 1 2 3 4, सब सेपरेट है, जिसको जिससे मन होगा दोस्ती बनाने का बना सकता है ना, है कि नहीं? तो अगर यह साथ में अगर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होता तो आपको इतने नंबर ऑफ गैमेट्स ही नहीं मिलते, कम मिलता, सीधे सीधे एक गैमेट बनता बस, है ना। क्योंकि ये सब अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं, अभी तो आप देख रहे हो सब सबके साथ कंबाइन कर चुका है, कर रहा है कि नहीं, है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सब अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन कर। तो बस जिसको कंफ्यूजन हो एक ही बात याद रखना है, सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था? 2 अलील की बात थी कि एक अलील दूसरे अलील से गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है, दोनों का मिक्सिंग। यह हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट, है ना, ठीक है। अलील। दूसरा सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे कि एक कैरेक्टर वाला जीन, है ना, दूसरे कैरेक्टर वाला जीन से क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। यहाँ से बोल देंगे, यहाँ पे क्या बोला आपने? सर एक अलील है ना, दूसरे अलील से इंडिपेंडेंटली अलग होता है, यहाँ पे क्या बोल देंगे? सर वन पेयर ऑफ अलील दूसरे पेयर ऑफ अलील से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि यह अलील के लिए था और यह किसके लिए था? इनके लिए। हो गया, बस इतना ही फर्क है। आया समझ कर तभी? हाँ, चलो। तो इसीलिए 4 पॉसिबल जेनोटाइप आपको मिल पाया है, अगर साथ साथ में आता ना एक ही मिल पाता। ठीक है बेटा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलील के लिए क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर से अलग। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन क्या हो जाएगा कि एक पूरा जीन पेयर दूसरे से अलग अलग सेग्रीगेट हो रहा है। दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल नहीं है। दूसरी बात यह देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे जो लिखा हुआ है, इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट वैलिड। ध्यान रखो, अगर जीन एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड नहीं है। कहने का मतलब क्या? मेंडल ने मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था किस क्रोमोजोम पे किया था? किस क्रोमोजोम पे? जल्दी बताओ। होमोलोगस क्रोमोजोम। मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट किस क्रोमोजोम पे था? होमोलोगस। होमोलोगस मतलब कि एक पे मान लो कैपिटल टी इधर था टॉलनेस के लिए, तो दूसरा वाला जीन इसके लिए कहाँ था? दूसरे क्रोमोजोम पे, उसके होमोलोगस वाले पे। ये भी था ना, जल्दी बताओ, बोलो। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट हमेशा किसके लिए था? तो होमोलोगस क्रोमोजोम के लिए, है ना। लेकिन मान लो अब कोई ऐसा कंडीशन है, एक ही क्रोमोजोम में कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, इस कंडीशन में मेंडल का क्या लॉ वैलिड नहीं है। मेंडल ने हमेशा अपना एक्सपेरिमेंट किस क्रोमोजोम के लिए किया था? किस क्रोमोजोम के लिए? होमोलोगस क्रोमोजोम। मतलब जीन्स प्लेस्ड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोजोम। तो अलग अलग क्रोमोजोम पे जो जीन प्लेस है, जो भी बातें बोल रहा था ना कि अलग सेग्रीगेशन होता है, हमेशा वो 2 क्रोमोजोम पे जो जीन प्रेजेंट था उसके लिए बोल रहा था। जैसे हम अलील की बात कर रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब क्या है? या कैपिटल टी स्मॉल टी 2 अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट था। हमने बात करा आर आर वाई वाई, मतलब क्या? ये सब क्या था? अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन अगर जीन एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है तो वो फॉलो नहीं करेगा। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपल सी बातें हो गई कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल फॉर विच क्रोमोजोम? विच क्रोमोजोम? होमोलोगस क्रोमोजोम। क्लियर है बात? जल्दी बताओ। अब क्यों ऐसा है ये बताऊंगा, मैंने आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि इसका एक लिंकेज करके पढ़ना टॉपिक हमें, लिंकेज। जो सेम क्रोमोजोम पे जो जीन होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करे, वो साथ में भी आ सकते हैं। तो एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा ना, मान लो ये ऐसे, यहाँ टी है और ये टी है, हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ भी आए, अलग अलग सेग्रीगेट ना करे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक क्रोमोजोम पे जो जीन होगा ना उसके लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। हमेशा किसके लिए है? जीन प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोजोम। 2 डिफरेंट क्रोमोजोम का मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम। क्लियर है? बताओ। चलो आगे देखो। बात एक ही याद रखना कि मेंडल ने अपने सारा एक्सपेरिमेंट होमोलोगस क्रोमोजोम पे किया था। अब एक अलील इस पे था तो दूसरा अलील दूसरे वाले क्रोमोजोम पे के लिए किया था। अब देखो एक्सेप्शंस टू मेंडल्स प्रिंसिपल आ गया ना। हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि सर 2 लॉ है ना, उसके यूनिवर्सल नहीं है। कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों सर यूनिवर्सल नहीं है, मतलब दोनों के कुछ ना कुछ क्या होंगे, होगा बेटा, एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है।
तो वहीं देख रहा है कि मेंडल ने जो बातें बोली, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च करा, एक्सपेरिमेंट करा और बताया कि मेंडल की सारी बातें सही नहीं है। उन्होंने जो लॉ दिया सही है, बहुत जगह पे वो वैलिड है, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी कंडीशन है जहाँ पे उनका लॉ फॉलो नहीं होता है। क्लियर है बेटा? बोलो। तो देखो, दो क्रॉस हमने पढ़ा ना, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। पहले देखते हैं एक्सेप्शन किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, और फिर देखेंगे एक्सेप्शन किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है? तो देखो, एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडल ने जो बातें बोली थी उसके कुछ एक्सेप्शन या वेरिएशंस इन मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब देखो, पहले देख रहे हैं वेरिएशन ड्यू टू सिंगल जीन। सिंगल जीन मतलब एक्सेप्शन टू किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का देख रहे हैं पहले अपन। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। एक्सेप्शन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या आप बोल सकते हो एक्सेप्शन किसका देख रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो, तो सबसे पहला जो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, वो कौन है आपका, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना? याद करो, मेंडल साहब ने क्या बोला था कि F1 में एक जो है आपका डोमिनेंट करेगा और एक क्या होगा आपका रिसेसिव होगा, और जो सारे प्लांट होंगे F1 जनरेशन में वो किसी एक पेरेंट को ही रिजेंबल करेगा। यही बोला था मेंडल ने? जल्दी बताओ, मेंडल ने क्या बोला था? देखो, मेंडल ने बोला कि ऐसा ही उनका एक्सपेरिमेंट था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यह पेरेंट थे, तो उन्होंने गैमेट बनाया, ये टी इससे स्मॉल टी, इस दोनों को क्रॉस करवा के F1 जनरेशन आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सबके सब क्या थे? जल्दी बताओ, ऑल, है ना? तो इन्होंने क्या बोला इसके बेसिस पे, यहाँ पे कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आप ध्यान दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या था उनका, कि F1 में जो प्रोजेनी होगा, जो डॉटर सेल्स होंगे, वो किसी एक पेरेंट को ही रिजेंबल करेंगे। देखो, F1 में जितने थे सब किसको रिजेंबल किया, एक ही पेरेंट को ना, जो क्या था, ऑल। दूसरे को किया क्या, जल्दी बताओ? नहीं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखने को मिलेगा आपको, कि जब हमने व्हाइट फ्लावर को रेड फ्लावर को जब किया, हमने किसको किया, एक रेड फ्लावर लिया, रेड डोमिनेंट होता है आपको पता है ना? जल्दी बताओ। और व्हाइट फ्लावर क्या है आपका, रिसेसिव है, पता है ना? पढ़ा ना कैरेक्टर, याद कर लो, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर। ठीक है? तो जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें क्या देखने को मिला, अगर मेंडल साहब के रूल को फॉलो करें अपन, तो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को हमने किया दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव, तो हमें F1 में क्या मिलना चाहिए बताओ, अकॉर्डिंग टू मेंडल? अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या मिलना चाहिए हमें, रेड फ्लावर मिलना चाहिए कि नहीं करते भी? जल्दी बताओ। लेकिन लेकिन यहां पे देखने को आया किस कलर का फ्लावर, पिंक। कैसा देखने को मिला बेटा, पिंक, ना रेड ना व्हाइट, ये तो दोनों में से किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या? जल्दी बताओ। ये कैसा कैरेक्टर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया कि नहीं दोनों के बीच का, बताओ, है ना? तो यहां पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हो गया ना, एक्सेप्शन है, हो गया कि नहीं? तो यही देख रहे हैं अपन। ठीक है? हाँ, इसको किसने ऑब्जर्व किया था, साइंटिस्ट का नाम था कॉरेंस, CORRENS। आज आपको बेटा नोट्स मिल जाएगा, नोट्स आपका तैयार हो चुका है। हाँ, म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस मैंने बोला था, वो कहाँ से देखना आपको याद हो सबको? ठीक है? एंड यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स ऑल्सो, आपको उसको वहाँ चैनल सी देख के उसको नोट्स को लिखना होगा। ठीक है? क्योंकि उसके नोट्स प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, वो मैंने जो पढ़ा है आपको वहीं से लिखना है। कहाँ से? म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस को अब देखोगे समझ में भी आएगा, वो नोट आप वहाँ से ऐड कर लोगे, बाकी सारी नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है? बाकी अभी आपका कंपाइल हो चुका है, मैं सेंड करूंगा। चलो, कोरेंस ऑब्जर्व्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन स्नैप ड्रैगन फ्लावर, और इसको बोलते हैं एंटी हाइनम मेजस, या इसको डॉग फ्लावर। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्नैप ड्रैगन बोल दो, एंटी हाइनम बोल दो, या डॉग फ्लावर बोल दो, तीनों इसी का नाम है। ठीक है? इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 फेनोटाइप, अभी बता दिया आपको, F1 जो हमने किया था कैसा मिला था हमें, कैसा मिला था, पिंक। ठीक है? F1 फेनोटाइप इज इन बिटवीन द डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव फिनोटाइप, दोनों के बीच का था कि नहीं, इंटरमीडिएट था कि नहीं? जल्दी बोलो, है ना? वही लिखा हुआ है कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 फेनोटाइप इज इन बिटवीन द डोमिनेंट फेनोटाइप एंड रिसेसिव फेनोटाइप, दैट इज F1 प्रोजेनी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट। सही बात है, दोनों में से किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं किया। क्या था, क्या
बोलो। और एग्जांपल आ गया। हमने यहाँ पे जो कैरेक्टर लिया था, क्योंकि हम इसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, है ना। तो हमने एक कैरेक्टर लिया, क्या लिया हमने, देखो फ्लावर कलर ले लिया। कैसा लिया, रेड एंड व्हाइट। रेड क्या था आपका, डोमिनेंट। व्हाइट क्या था आपका, रिसेसिव। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो पेरेंट हमने ले लिया रेड रेड, आप सब जानते हो। F1 क्या मिला, देखो यहाँ पे पिंक फ्लावर, है ना। फिर इसका सेल्फिंग किया हमने, सेल्फिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इधर, फिर से बताओ सब लोग, इधर किसका लिखे, मेल की फीमेल का, इस साइड। चलो क्या हमें मिला बेटा, दो चीज, आर आर, है ना, यहाँ पे भी आर, यहाँ भी आर, इधर आर, इधर आर। क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल। नहीं मिलेगा। चलो बंडल के अकॉर्डिंग होता तो क्या होना चाहिए था, या फ्लावर क्या होना चाहिए था, रेड। ये भी क्या होना चाहिए था, रेड। ये भी क्या होना चाहिए था, रेड। और यह कैसा होना चाहिए था, व्हाइट, है ना। लेकिन देखो एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, यह तो आया कैसा आपका, रेड। यह कैसा आया, पिंक। ये भी कैसा आया, पिंक। और ये कैसा आया, व्हाइट। देखो बंडल के जेनोटाइपिक फेनोटाइपिक रेशियो सबको फेल कर दिया कि नहीं है, जल्दी बताओ, है कि नहीं। यही बात आगे बता रहा, देखो कि जब हमने क्रॉस करवाया तो 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन F2 जनरेशन, रेड, पिंक, व्हाइट। लेकिन अगर मेंडल की बात करते तो दो ही आना चाहिए था, कौन, रेड और व्हाइट। ठीक है, तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया आपका, 1:2:1। और फेनोटाइपिक रेशियो भी यही आया, 1:2:1। क्वेश्चन पूछता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो क्या है। दोनों क्या होगा बेटा, दोनों क्या होगा, सेम। देखो ना कैसे सेम है। पहले फिनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं। फिनोटाइपिक देखो तो रेड कितने दिख रहा है आपको, एक। रेड कितना दिख रहा है बताओ, एक। पिंक कितने हैं, दो। और व्हाइट कितना है, एक। रेड, पिंक, व्हाइट, 1:2:1 आया कि नहीं रेशियो, जल्दी बताओ, है ना। अब जीनोटाइपिक देख लेते हैं। कैपिटल आर कितने हैं, एक। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, दो। और स्मॉल आर कितना है, जल्दी बताओ, एक। नहीं है ना। तो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो सेम होगा कि नहीं यहाँ पे, होगा या नहीं। तो याद रखने का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। चलो अगला एक कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है, प्लियोट्रॉपी। बहुत सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है याद रखने का। जेनेटिक्स में अगर आपका दिमाग गया तो मतलब आपकी कहानी खत्म। कम से कम 40-50 नंबर का नुकसान आपका ऐसे ही हो जाएगा, याद रखो। बोर्ड एग्जाम से लेके सब में इस चैप्टर का बहुत महत्व है। चलो देखो आप, व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट्स मेनी और मल्टीपल फेनोटाइप्स इट इज सेड टू बी प्लियोट्रॉपिक। आपको जैसे मोस्टली हमने क्या पढ़ा है, याद करो कि एक जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कितने कैरेक्टर को, एक को। यही पढ़ा है ना। चलिए बताओ कि एक जीन एक कैरेक्टर, जैसे मान लो एक जीन है हेयर कलर के लिए हुआ, दूसरा जीन आपके आई कलर के लिए होगा। मतलब मोस्टली यही पढ़ते हैं अपन कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बहुत सारे कंडीशन ऐसे भी है जहाँ पे एक सिंगल जीन, एक ही जीन एक से ज़्यादा फेनोटाइप्स को कंट्रोल करता है। मान लो कि जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखेंगे अपन, है ना, एक ही जीन है लेकिन आपका सीड का साइज भी डिनोट कर रहा है, शेप भी। तो देखो तो एक जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, साइज एंड शेप दोनों, जल्दी बताओ, है ना। तो एक जीन जब एक से ज्यादा फेनोटाइप को कंट्रोल करे, ऐसे जीन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी। क्लियर है, जल्दी बताओ। व्हेन अ सिंगल जीन इज गोइंग टू कंट्रोल more than one phenotype, the gene is called pleiotropic gene and the phenomenon is called pleiotropy. Clear है, बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं भाई। ठीक है, नॉर्मल होते तो तुम्हारे जैसे ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, आएंगे देखेंगे उसमें। ठीक है, चलो। वेयर एज मेंडल सेड दैट, मेंडल ने क्या बोला था, या सिंगल जीन अफेक्ट्स अ सिंगल कैरेक्टर। मेंडल ने क्या बोला था, एक जीन एक कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। मोस्ट ऑफ द जीन इन आवर बॉडी इज प्लियोट्रॉपी। देखो जो ज्यादा जीन हमारे बॉडी में कैसा है, प्लियोट्रॉपिक जीन है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोड करता है वो।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, समझ में नहीं आएगा, खुद से पढ़ोगे तो। द जीन कंट्रोलिंग स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी। गार्डन पी में आप जानते हो कि प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, बताओ? स्टार्च के फॉर्म में, है ना? तो आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ, जिस सीड में गार्डन पी, पी क्या है? सीड ही है ना, जल्दी बताओ, पी एक सीड है कि नहीं? अब देखो, जिस पी के सीड में ज़्यादा स्टार्च बनेगा उसका साइज ज़्यादा लंबा होगा, कि जिसमें कम स्टार्च बनेगा उसका ज़्यादा बनेगा। इस बात को याद रखो, इसी पे बेस्ड है क्लास पर, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है ध्यान रखो। द जीन कंट्रोलिंग स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी, है ना? अब देखो ये इसी का एग्जांपल है, जो जीन कंट्रोल कर रहा है आपका स्टार्च सिंथेसिस गार्डन पी में, वो जीन किसका एग्जांपल है बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन का। ठीक है, देखते हैं। दिस जीन हैज 2 एलील, जो जीन है ना वो बी जीन है, जो स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, किसमें? गार्डन पी में। इसके 2 एलील है, एक कैपिटल बी, दूसरा कौन है बेटा? स्मॉल बी। एलील आप समझ गया? एलील कैपिटल बी हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। तो इसका जो एलील है कौन सा आपका? कैपिटल बी स्मॉल बी। यहीं से मतलब कंट्रोल करता है स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी। अब देखो क्या होता है, 3 कंडीशन है इसमें, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझो। देखो पहला क्या बोल रहा है? कैपिटल बी। इसमें क्या हो रहा है? स्टार्च सिंथेसिस इज एफिशिएंट इन होमोजाइगस कंडीशन। चलो इसको अपने तरीके से मैं बताता हूँ, देखो आप। 3 कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला कि जो जीन कंट्रोल कर रहा है वो बी जीन है, उसके 2 एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी। 3 कंडीशन लिख लेते हैं अपन। 3 ही हो सकता है ना, कैपिटल बी, दूसरा क्या होता है बेटा? स्मॉल बी, और तीसरा क्या हो सकता है? कैपिटल बी स्मॉल बी। ये 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन में देखा गया कि जब कैपिटल बी है ना, तो खूब ज़्यादा स्टार्च बन रहा है गार्डन पी के सीड में, है ना? तो जो गार्डन पी का साइज आया, कैसा आया? लार्ज आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंट क्या हो रहा था? एफिशिएंटली आपका स्टार सिंथेसिस। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। जब कैपिटल फॉर्म में जीन था, जिस गार्डन पी में, मान लो किसी में कैपिटल बी था, किसी में कैपिटल बी स्मॉल बी था, और किसी सीड में मान लो स्मॉल बी, ऐसा था। तो जिस भी पी के सीड में कैपिटल बी था, उसमें खूब ज़्यादा बन रहा था क्या आपका? जल्दी बताओ। लार्ज, है ना? उसका साइज कैसा होगा उस ग्रेन का? इस ग्रेन साइज कैसा होगा? लार्ज होगा कि नहीं? बोलो भाई। सेकेंड कंडीशन में देखा गया ये लेस एफिशिएंट था, मतलब स्टार्स बना रहा था लेकिन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहा था जितना आपका कैपिटल बी। तो इसका जो स्टार्स ग्रेन आया वो कैसा आएगा? स्मॉल आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे लार्ज साइज स्टार्स ग्रेन बने, यहाँ पे स्मॉल साइज बना। तीसरा कंडीशन देखो, दूसरा ये भी देखा गया, आगे पहले सुन लो। जब यह सीड मच्योर हो गया, ध्यान रखो, कैपिटल बी ज़्यादा स्टार्स बना रहा था, स्मॉल बी लेस एफिशिएंट था स्टार्स बनाने में, इसलिए इसका साइज लार्ज हुआ, और इसके जितने भी ग्रेन हुए कितने कैसे हुए? इसमें स्मॉल बी था, स्मॉल हुए। तो पहला हम क्या देख रहे हैं? पहला देख रहे हैं हम अपन साइज देख रहे हैं, लार्ज और स्मॉल। जब ये सीड मच्योर हो गए, कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले, तो देखने में आया इसका शेप कैसा निकल के आया? राउंड। और ये मच्योर के बाद इसका शेप कैसा निकल के आया? रिंकल्ड। मतलब जिसमें कैपिटल बी था, जब वो मच्योर हुआ तो राउंड शेप का ले लिया, और जो स्मॉल बी था कैसा शेप हुआ आपका? रिंकल्ड। ये 2 कंडीशन समझ में आया? जल्दी बताओ, बोलो। पहले सिंपल सी बात क्या हो गई? कैपिटल वाले जो भी स्टार्स ग्रेन थे या पी सीड था, वह लार्ज था और राउंड था, और जो स्मॉल बी था कैसा था आपका? रिंकल्ड था और स्मॉल था साइज में। अब देखा गया जिसमें कैपिटल बी है स्मॉल बी है, उसमें क्या कंडीशन है? तो इसमें देखने को आया, देखो ध्यान देना, इसके साइज जो थे ना वो कैसे हो गए? इंटरमीडिएट। ध्यान दो, के साइज कैसे हो गए? लार्ज न स्मॉल दोनों के बीच का कैसा साइज हो गया? जल्दी बताओ। इंटरमीडिएट साइज। और शेप कैसा देखने को मिला इसका? कैसा? राउंड। कंडीशन समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ सबको, बोलो। और तभी समझ में आया? अरे सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा स्टार्च बन रहा था इसलिए इसका साइज लार्ज था, इसमें कम बन रहा था इसलिए इसका स्मॉल था। जब ये सीड मतलब मच्योर हुआ जब धीरे धीरे, तो इसका शेप राउंड आया, इसका शेप कैसा है? रिंकल्ड आया। जिस भी में कैपिटल बी स्मॉल बी था, तो यह कंडीशन कैसा दिखाई दिया? राउंड नहीं,
ना लार्ज साइज ना स्मॉल साइज, कैसा साइज दिखाई दिया, इंटरमीडिएट, है ना। और लेकिन शेप कैसा दिखाई दिया, राउंड। अब क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, ध्यान से क्वेश्चन क्या आया था कि अगर हम साइज को लेते हैं, समझना बात को, इस क्वेश्चन में क्या है, एम्स का क्वेश्चन है बेटा, कि अगर अपन साइज को एक क्राइटेरिया लेते हैं, मतलब हम किस किस फिनोटाइप को ले रहे हैं, साइज को। दो फिनोटाइप आपको दिख रहा है ना इसमें, कौन कौन से दो फिनोटाइप है पहले बताओ, कौन कौन से दो फिनोटाइप है यहाँ पे, जल्दी बताओ। अरे भाई दो फिनोटाइप है ना इसमें, एक क्या दिख रहा है आप, एक क्या है, एक है आपका साइज, तीन साइज आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक कैसा है, लार्ज, दूसरा कैसा है, स्मॉल, और तीसरा कैसा है, इंटरमीडिएट, है ना। लार्ज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल बी, इसके लिए स्मॉल बी, और इसके लिए कौन सा, कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरा क्या दिख रहा है तुम्हें, शेप, नहीं दिख रहा है ना, कैपिटल बी वाला कैसा है, राउंड, स्मॉल वाला कैसा है, रिंकल्ड, और ये वाला कैसा है आपका, राउंड। अब क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर हम किसको ले रहे हैं, क्वेश्चन में हम फिनोटाइप किसको कंसीडर कर रहे हैं, साइज को। किस फिनोटाइप को कंसीडर कर रहे हैं अपन, जल्दी बताओ, साइज को। क्वेश्चन यह पूछा था, इफ बी कंसीडर साइज एज अ फिनोटाइप, देन स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट रिप्रेजेंट विच फेनोमेनन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, अगर हम साइज को लेते हैं तब। वेरी गुड, क्या शो कर रहा है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर साइज को लेंगे तो आप देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी में क्या दिखने को आ रहा है, कैसा साइज है, ना राउंड, ना सॉरी ना लार्ज ना स्मॉल, क्या दिख रहा है आपको, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट है तो मतलब ये किसको दिखा रहा है, किस चीज को दिखा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर शेप को अपन ले ले तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। शेप को अगर ले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। आई बात समझ, क्वेश्चन ऐसे करके पूछा हुआ था, बच्चे गलत कर दिया है ना। तो आप देख रहे हो एक ही जीन है बी, यह दो चीज को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, साइज को भी और शेप को भी। तो इस जीन को अपन क्या बोल दे, क्या बोल दे, प्लियोट्रॉपिक जीन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, जल्दी बताओ, है ना। यही बताया कि अगर एक सिंगल जीन एक से ज्यादा फेनोटाइप्स को कंट्रोल करे, वैसे जीन को क्या बोलते हैं अपन, प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे अपन, प्लियोट्रॉपी। क्लियर है बेटा। चलो इस बात को जो थियरी में लिखा हुआ है अगले दिन मैं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, देखो पढ़ के आओ सब लोग। पक्की बात है कि कोई टीचर अगर आपके लिए मेहनत करे पढ़ाए, पढ़ के नहीं आओगे कोई मतलब नहीं है क्लास में बैठने का। तो थोड़ा पढ़ के आओ कि मजा आता है पढ़ाने में भी, ठीक है, क्लियर है। तो सब लोग स्टडी करके आओगे कल, मैं पूछूंगा सबसे, नोट्स भी मिल जाएगा आज आपको, पक्की बात है 3-4 बजे तक नोट्स आपको मिल जाएगा सबको। तो कल सब लोग रिवीजन करके आओगे अच्छे से। जो रिवीजन नहीं करके आओगे बेटा मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं आपको बाहर कर दूंगा क्लास से, कि पढ़ने वाले बच्चे ही क्लास में बैठेंगे तो अच्छी बात है। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय, वेलकम। रिकॉर्डिंग कर लिया क्या।